हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। बाबू कल हम बात कर रहे थे स्पेशलाइज्ड बैंक की जाते जाते, और बेटा मैंने आपको कहा था टोटल 4 तरीके के बैंक है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। कुछ पूछना है? अच्छा बाबू, टोटल 4 तरीके के बैंक है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। सब सामने देख करेंगे बेटा। बाबू, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और बेटा स्पेशलाइज्ड बैंक। बाबू कल जाते जाते हमने स्पेशलाइज्ड बैंक पे चर्चा कर दी थी, कुछ मैंने एग्जांपल भी दे दिए थे। सर नाम में ही सब कुछ है। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब बेटा वो बैंक जो एक स्पेशल पर्पस की वजह से बनाए गए, यानी एक पर्पस दिया गया कि वो पर्पस पूरा कर देना। मैंने बेटा 3 एग्जांपल दिए थे, कोई तो याद हो गई। आईडीबीआई याद है? फुल फॉर्म बताना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम, एक्सिम याद है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक। ठीक है जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है जी बाबू। तीसरा भी मैंने एग्जांपल दिया था नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तीनों के तीनों स्पेशलाइज्ड बैंक है, स्पेशल पर्पस के तहत बने हुए हैं। ठीक है जी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, कोऑपरेटिव बैंक पर आते हैं। सामने देखना सर, नाम में कुछ याद है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सब 3 या 4 दिन पहले क्रेडिट कॉप मतलब छुट्टियों से पहले 3-4 वर्किंग डे के आसपास, वर्किंग डे की बात कर रहा हूं सर, मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया था। याद है? मैं याद करा देता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कम से कम कितने लोग चाहिए बनाने के लिए? किसने बोला है? बहुत बढ़िया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 10। मैक्सिमम इसमें भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या होता है सर? म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर और एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। दो ही प्रिंसिपल पे काम करती है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। सर अपने मेंबर्स का भला सोचती है। सर कोऑपरेटिव बैंक मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था आपके शहर का, बोल मत जाना, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। पुराना नाम ये है। आरबीआई की डायरेक्शन आ गई कि अब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, ये अपने नाम में ना कोऑपरेटिव बैंक लिखना बंद करो, सीधा लिखो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है अब सब लिखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है। हाँ डायरेक्शन आ चुकी है, ठीक है ना। आप शिवालिक का नाम शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बाबू कोऑपरेटिव बैंक है तो सर प्रिंसिपल वही है बेटा। जिन भी मेंबर्स ने बनाया, आपकी सिटी से बना हुआ बैंक है, मैंने बहुत डिटेल में बात भी करी थी। जिन भी मेंबर ने बनाया, मैंने बताया भी था बाबू किन किन कौन कौन मेंबर शामिल है बेटा। जिन मेंबर्स ने बनाया है, अगर उनको लोन की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंक से लिया, तो सर क्योंकि अपने मेंबर्स से हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो क्या होता है बेटा? बेनिफिट सोचना अपने मेंबर्स का। तो सर उसको तो देंगे हम सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, और बाकी कोई भी आ जाए तो बाबू उससे कमाएंगे। अपने तो मेंबर को दे देंगे 3-4% साल के ब्याज पे लोन, और बाहर से कोई आ जाए तो 12-15% साल के ब्याज पे देंगे, उससे तो कमाएंगे। मेंबर को बस छोड़ देंगे, क्योंकि मेंबर से हम कमाना नहीं चाहते, हमारा मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता अपने मेंबर से। समझ में आ रही है बात? यही होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। सर अब है डिटेल चर्चा इन दोनों पर, पूरी जान लगा दो समझने में, वैसे आपको आइडिया होगा। सर इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? सर देखो सबकी आवाज आनी चाहिए, इतना मेरे को लगता है सबको पता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। नाम सुना है कभी बाबू? आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे मैं बता देता हूं, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई भी देश नहीं है। इंग्लैंड में बेटा इसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। अमेरिका में बोलते हैं हम फेडरल सिस्टम या फेडरल बैंकिंग सिस्टम, या कुछ लोग फेडरल बैंक भी बोलते हैं। सर इंडिया में बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश में सेंट्रल बैंक होता है। आपको पता है सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है?
बहुत सारे काम होते हैं, पर मेन काम है बेटा टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक्स। बेटा जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन इशू करना, सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, सर उनके ऊपर पकड़ बनाकर चलना। आपको पता है बेटा हम सेंट्रल बैंक को और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। बेटा कोई लोग बोलते हैं इसको बैंकर्स बैंक, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का भी बैंक, मतलब पापा फॉल बैंक, दादा फॉल बैंक। आई एम नॉट किडिंग यार सर, आई एम नॉट किडिंग, सच में। और अगर ऐसे याद रख लोगे कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे ये बैंकों का बैंक है, ये पापा है सारे बैंकों का, ठीक है जी। और गवर्नमेंट बैंक है बाबू, मैं मतलब बता देता हूं, मेरा मतलब बैंकर्स बैंक से क्या है और गवर्नमेंट्स बैंक से क्या है। सामने देखो बेटा, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्लीज सामने देखना अंश भाई। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करते हैं बेटा, इनका काम पब्लिक डीलिंग का नहीं होता। पब्लिक डीलिंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक। आप, मैं, हम सब पब्लिक के पार्ट है बाबू। हमें अकाउंट खुलवाना है, हम किसके पास जाएंगे? कमर्शियल बैंक। हम कमर्शियल बैंक के पास गए, हमने अकाउंट खुलवा दिया। पैसा जमा कराना है, किसके पास कराएंगे? जो अकाउंट खुलाया है उसमें पैसा जमा करा देंगे कमर्शियल बैंक के साथ। हमें लोन चाहिए, कहाँ जाएंगे? सर कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे। हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हमें बाहर फॉरेन घूमने जाना है, सर हम इसके पास ही जाएंगे। पब्लिक डीलिंग तो यही करता है ना। कोई भी आपको बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करनी है, यू हैव टू अप्रोच द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है बाबू। इसको बोला जाता है बैंकर्स बैंक। समझते हो बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है? बाबू इंडिया में हर कॉमर्शियल बैंक का एक अकाउंट होता है विद आरबीआई। यानी कि मुझे अकाउंट खोलना था तो मैं यहां गया, इसे अकाउंट खोलना है तो बाबू ये यहां जाता है, इसको डिपॉजिट करने हैं तो बाबू ये आरबीआई के पास ही जाता है, इसको लोन चाहिए तो बाबू ये आरबीआई के पास जाएगा, इसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो बेटा ये आरबीआई के पास ही जाएगा। तभी तो बोला क्या पापा ऑफ ऑल बैंक, बैंकों का बैंक है ये। सर गवर्नमेंट्स बैंक भी है, खाली बैंकर्स बैंक नहीं है, मतलब समझदार को इशारा काफी। बेटा इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और 29 स्टेट गवर्नमेंट्स, 30 के अकाउंट है विद आरबीआई। उनको पैसा जमा करना होता है गवर्नमेंट को, विद आरबीआई जमा होता है। उनको लोन चाहिए होता है, आरबीआई से मिलता है। उनको फॉरेक्स चाहिए, आरबीआई से मिलेगी। इसलिए इसको बोला जाता है गवर्नमेंट्स बैंक, कि गवर्नमेंट का भी तो बैंक ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। और मैं कुछ बात ऐसी बता दूं तो मजा ही आ जाए। मैंने पिछली बार भी बताई थी ये कहानी, और कहानी सुन के मजा आ गया था आपको। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा था, जो सेकंड चैप्टर में आए थे या जो और डिले हुई थी जिनको, तो सर मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको आरबीआई की इंपॉर्टेंस। बेटा लगता है ना आरबीआई ऐसा क्या कर देता होगा कमर्शियल बैंक के ऊपर कि कमर्शियल बैंक इसके सहारे खड़े रहते हैं। सर इंडिया में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए बैंक के थ्रू, और ऐसे भी फ्रॉड हुए जब लगा कि बैंक की जान निकल जाएगी, बिल्कुल लगा। ठीक है जी, यस बैंक आपके सामने हुआ हुआ किस्सा होगा, शायद अगर आपने होश संभाला हो तो आपको आइडिया होगा। भाई अनिल अंबानी जी ने बहुत सही ठीक ठाक अमाउंट रोकी यस बैंक, बहुत सही ठीक ठाक, इतनी रोक ली कि बैंक तबाह होने की कगार पे आ गया। ठीक है सर, पीएनबी नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ था, ठीक है, कुछ लगभग 14,000 करोड़ का। 14,000 करोड़, बस कहना सुनना ही तो आसान है, मुंह से बोलना ही तो आसान है, बहुत बड़ी रकम है। सर ऐसा लग रहा होगा ना बैंक खत्म, पीएनबी खत्म, यस बैंक खत्म। सर इंडिया में आरबीआई की इंपॉर्टेंस को जानो अगर इंडिया में रह रहे हो। आज तक इंडिया में एक भी बैंक हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भागा नहीं है, और भागेगा भी नहीं, भूल जाओ अगर किसी के दिमाग में भी भ्रम है तो। दिस इज आरबीआई फॉर यू। मतलब 14,000 करोड़ का पीएनबी में फ्रॉड हो गया। ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि कल पीएनबी कैश नहीं दे पाएगा अगर मैं निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल दूं, ऐसा लोगों को लगा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसने जितने मांगे पीएनबी ने उतने दिए। भाग ही नहीं सकता भाई, इंडिया में बैंक भाग ही तो नहीं सकता। ये है आरबीआई की इंपॉर्टेंस। मैंने पिछली बार एक कहानी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ।
बाबू एक दिन ना गुजरात में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक बैंक के लिए अफवाह फैल गई, याद आ गया होगी शायद कईयों को बात कि ये पर्टिकुलर ब्रांच ना दिवालिया हो गई है, इस पे पैसे नहीं है, कंगाल हो गई है, इंसॉल्वेंट होने वाली है। तो और जब र्यूमर फैलते हैं ना, जब ऑथेंटिसिटी नहीं होती किसी बात में, तो वो ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। ये बात तो पक्का है, मतलब ये कहानी तो नुमैश कैम वालों को बहुत अच्छे से पता है। जो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती ना, वो और तेजी से फैलती है, ठीक है जी। तो भाई वो बहुत तेजी से र्यूमर फैल गए कि भाई ये बैंक, ये पर्टिकुलर ब्रांच दिवालिया हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी। भाई जब र्यूमर फैल गए तो लोग 5-5 बजे से लाइन में लग गए उस ब्रांच के बाद। 10 बजे जी आ रहे हैं ब्रांच का स्टाफ, वो देख रहा है हालत कहाँ तक गई हुई है लाइन, और सब लगे हुए हैं पैसा खाली, बस सारे पैसे निकाल दो जी। सेविंग है तो सेविंग अकाउंट से, करंट है तो करंट अकाउंट से, एफडी है तो एफडी से, आरडी है तो आरडी, सब तोड़ दो जी। लॉकर खाली करना है, सब कुछ खाली करना है, 1 रुपया नहीं छोड़ना आपकी ब्रांच में। लोगों का ये मोटो। बाबू अब ब्रांच मैनेजर परेशान, कितनी लंबी लाइन, इतना तो कैश पड़ा भी नहीं है ब्रांच में। उन्होंने कॉल लगाई सीनियर्स को कि ऐसे ऐसे करके अफवाह फैल गई है। उन्होंने आरबीआई तक कांटेक्ट किया कि ऐसे करके अफवाह फैल गई है। तो आरबीआई का सिर्फ एक ही जवाब था कि आज जो जितने पैसे मांगता है उनको दो, हम दिखाना चाहते हैं आरबीआई क्या चीज है। जो जो कहता है जितने पैसे उसको उतने पैसे दो। बाबू एक एक करके सारे अकाउंट खाली होने शुरू हो गए। जो जो जितने जितने पैसे मांग रहा था सबके उतने उतने पैसे बैंक में लौटाने शुरू कर दिए। एफडी तोड़ दी शुरू कर दी, सेविंग अकाउंट खाली होने लग गए, लॉकर खाली होने लगे, सब कुछ देने लग गए वो। ये कहानी चल रही है। लंच टाइम हो गया, आरबीआई की डायरेक्शन थी कि कोई लंच ना करे आज, बांटते रहो पैसा, बांटते रहे पैसा जी, बांटते रहे। सर 4 बजे भी मना कर दिया कि पब्लिक डीलिंग बंद नहीं करनी, पैसा बांटते रहो, पैसा बांटते रहे। 6 बज गए, 7 बज गए, एक एक अकाउंट खाली हो गया। सर लोगों को समझ में आ गया रात तक कि अगर ब्रांच ने भागना होता या दिवालिया होना होता तो शायद आज लंच टाइम 1 नहीं 2 घंटे का होता, पब्लिक डीलिंग 4 नहीं 3 बजे ही बंद कर देते। इन्होंने 7-8 बजे तक पैसे दिए हैं। इट इज नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है। और एक एक अकाउंट खाली हो गया। अगले दिन सुबह यही सारे लोग दोबारा अकाउंट खुलवा कर पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई को मजाक मत समझो। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बैंकिंग सिस्टम से ही, और आपके लिए बड़ी मदद करेगा ये सिस्टम। बैंक में लंच अलाउड होता है? बैंक में लंच टाइम होता है। कई बैंकों के बाहर मैंने लिखा देखा है, जब वो गेट बंद करते हैं तो बाहर लिख देते हैं लंच टाइम ऐसे 1:30 से 2:30 बजे तक होता है ना। एक बैंक साबित कर दे, एक बैंक मैं मान जाऊंगा। होता ही नहीं भाई। क्लियर कट डायरेक्शन है, जब कहोगे तब दिखा दूंगा। क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर आप अपनी सीट से उठोगे लंच करने के लिए तो दूसरा स्टाफ आपकी सीट पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक सेकेंड पोज करना। अच्छा एक बात का क्वेश्चन मैं आपसे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। एक एक्स्ट्रा बात है, बड़े दिन हो गए, अब सही हो गया, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बताई, आज एक चर्चा हो जाए। सर कोई भी आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हो, आप देखते हो अंदर एक फैन होता है, देखते हो फैन होता है कूल करने के लिए, फैन चल रहा होता है। लैपटॉप देखो आवाज आ रही होती है फैन की साइड से, है ना, कूल कर रहा होता है ना। बाबू आपको पता है हीट जनरेट होगी, मशीन चलेगी तो उसको कूल कर रहा होता है, वरना बंद हो जाएगा। कई बार आपने देखा अगर बहुत हीट में अगर आप अपना फोन रख देते हो तो वही वार्निंग देने लग जाता है कि बहुत हीट है। आईफोन तो देने लगता है स्पेशली, ठीक है जी, वो तो खैर आग ही पकड़ेगा किसी ने, ठीक है जी। सर अब एक बात सोचो, मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। बैंक में कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, और अगर गलती से एक दिन की ट्रांजैक्शन अपडेट ना हो तो बैंक की तो वाट लग जाए। मान लो एक इंसान के अकाउंट में 1 करोड़ थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट को 28 मई को, 29 मई को उसने 1 करोड़ के 1 करोड़ निकाल लिया, अकाउंट बंद हो गया। वो अपडेट नहीं हुआ सर्वर में, 30 को वो दोबारा भी निकाल सकता है। मानते हो बैंक के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन अपडेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ऐसा होगा नहीं, कितने खुश हुए, तुम्हें लगा फ्रॉड मिल गया, गधे बिल्कुल। सर ऐसा होगा नहीं कभी भी सर। लेकिन मानते हो कि सर्वर में कितनी ट्रांजैक्शन जाती होंगी? अरे बड़ी ब्रांचेस हैं, खाली एसबीआई को सोचो कितनी ब्रांचेस हैं एसबीआई की। तुम यार एसबीआई के सर्वर में इतनी ट्रांजैक्शन डेली अपलोड होना,
तो सर्वर को ठंडा कैसे करते होंगे, तो बहुत गर्म रहता होगा। ये तो मैं छोटे से कंप्यूटर की बात बता रहा हूं, अब वो सोचो ना। चलो ये छोड़ो, यूट्यूब का सर्वर, अब निकलेगी जान। सर कितनी कितनी समझते हो कितनी वीडियोस अपलोड होती होंगी रोज? अरबों में है। कितना जीबी डेटा, कितना टीबी डेटा अपलोड होता है रोज। सर सर्वर की हालत समझो, सर्वर की हालत समझो, सर्वर की हालत। इसको ठंडा कैसे करते होंगे? प्लीज मेरी तरफ देखो। इनिशियली जब यूट्यूब आया था सर, ठंडा करने की भी कॉस्ट बहुत रहती थी, लेकिन एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब के सब समझ गए कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। कोई बताएगा क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? कह रहे एसी लगा लो। कॉस्ट पता कितनी है? एक एसी भी चाहिए ना मेरे बेटे, एक एसी से काम नहीं चलेगा ना पुत्र। सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब कंपनी समझ गई कि हमें अपने सर्वर को ऐसे ही देश में रखना है जो नेचुरली बहुत ठंडा है। स्विट्जरलैंड -35 डिग्री, वहां बना लो सर्वर। दैट्स इट, कोई कॉस्ट नहीं, मजे लो। बता दिया आपको मैंने सॉल्यूशन है, बहुत कुछ है। अभी मैं ये भी बता देता हूं आपको, सर्वर एक भी नहीं होता। ज्यादातर कंपनीज के पास सर्वर सिर्फ एक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं जिस दिन ये बैठ गया, कंपनी हो या बैंक, वो भी बैठ जाएगा। सर्वर भी 2 या 3 बनाए होते हैं इकट्ठे, एक जैसा डेटा अपलोड हो रहा होता है कि अगर एक बैठ जाए तो दूसरे से हम कनेक्ट करके दोबारा बैंकिंग शुरू कर दें, दोबारा अपना बिजनेस शुरू कर दें। ठीक है जी उज्जवल भाई, अगर कभी भी लगे ना मेरी एक्स्ट्रा बात में कोई दम नहीं है यार, शुरू ही नहीं करा करेंगे यार। बहुत सिलेबस पता कितना है, पहाड़ जैसा सिलेबस है यार, वही करा लेंगे। सीधा सीधा चलते रहो लकीर के फकीर, तुम भी और मैं भी। जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा बातें करने की हमें, है नहीं बाबू? आओ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सेंट्रल बैंक के ऊपर ज्ञान दिया बाबू, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर ज्ञान की बड़ी जरूरत है अभी बेटा। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है, मैंने बता दिया। पब्लिक को लोन चाहिए यहां से मिलेगा, पब्लिक को डिपॉजिट करने इनके पास होंगे। कमर्शियल बैंक बेटा 2 तरीके के होते हैं, सामने देखते रहना बेटा, ये नई बात है, मैंने अभी तक नहीं की आपसे बेटा। पब्लिक सेक्टर बैंक और बेटा प्राइवेट सेक्टर बैंक, सामने देखना। कमर्शियल बैंक फर्दर 2 कैटेगरी के हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब हिंदी में बोले तो सरकारी बैंक। भाई पब्लिक वर्ड ज्यादातर गवर्नमेंट को ही तो डिनोट करता है। पीएसयूज हम बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएससीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सर पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक, जहां सरकार एक मेजर स्टेक होल्ड करती है, जहां सरकार एक अच्छा खासा शेयर होल्ड करती है बाबू, उन्हें बोला जाता है सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर, समझदार को इशारा काफी, जहां सरकार का कोई लेना देना नहीं है, हम जैसे किसी प्राइवेट प्लेयर ने ही बनाया बाबू। इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके कुछ एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कुछ भी ना याद रहे, एक तो पक्का रह जाएगा, एसबीआई और पीएनबी तो सबको ही पता होगा, ये सरकारी बैंक है। एसबीआई के ऊपर जितनी मीम है उतनी मीम किसी चीज के ऊपर नहीं है, और मीम में हर जगह पे एक ही बात लिखी होती है, अभी लंच टाइम है थोड़ी देर बाद आना। एसबीआई के एम्प्लॉय को और कुछ आता ही नहीं, कुछ भी सर्विस लेने चले जाओ वो यही बोलते हैं अभी लंच टाइम हो रहा है थोड़ी देर बाद आ जाना, लंच के बाद मिलना। ठीक है जी, तो ये बाबू सरकारी बैंक है, फैसिलिटी भी वैसी है एसबीआई जैसी, लंच टाइम वाली। ठीक है जी, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में जो नाम बोल रहा हूँ, कैनरा बैंक, ठीक है जी, ये सब बाबू सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर भी आपको एक लिस्ट होगी दिमाग में, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब बाबू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, अगर किसी को कभी कंफ्यूजन हो किसी भी बैंक के बारे में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है जी, और भी बैंक है, मैं बहुत सारे नाम छोड़ रहा हूँ, बहुत बैंक है भैया इंडिया में, 25-30 है। JNK मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इंडियन बैंक, अरे बड़े नाम है, अभी दोनों जो मैंने भी बोले भी सरकारी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा उलझो नहीं।
ठीक है ना, जितनी नॉलेज चाहिए उतनी दे दी मैंने आपको। बाकी हाँ, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे कुछ भी पूछना हो जितना मर्जी पूछो बैंक के बारे में, मेरी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या, कहां पर फंड कहां से मिलते हैं बाबू? आपको हर हालात में एक ना फंक्शन होता है आरबीआई का, कुछ कहना है बाबू? एक ना फंक्शन होता है आरबीआई का, पढ़ाऊंगा 12th क्लास में बाबू। एक फंक्शन होता है, इससे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई का फंक्शन है। अभी 11th क्लास में ना आपका सारा फोकस इस पे होता है, टीचर्स का। यहां से क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, सारा फोकस सेंट्रल बैंक में होता है। क्वेश्चन आता है यहां से, सर जब आप बिजनेस शुरू करते हो आप आरबीआई से लोन ले सकते हो, ये तो लेता ही है। कोऑपरेटिव बैंक क्योंकि बेटा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने मिलकर एस्टैब्लिश किया होता है, तो वो अपनी फंडिंग डालते हैं। एक बार अगर आपको आरबीआई से लाइसेंस मिल जाए, उसके बाद बेटा आरबीआई भी मदद करता है। मतलब पहले तो प्राइवेट फंड में ही चलेगा ये वाला बैंक तो, और ये आरबीआई के पैसों पे चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? और बाबू अगर कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हो और जान भी चुके हो, सर ज्यादातर स्पेशलाइज्ड बैंक कंपनी भी बना लेते हैं। जब आप कंपनी बना लेते हो, शेयर बेच लो मार्केट में, लोग खरीद लेंगे, पैसा आ जाएगा, कर लो धंधा। ये सारे बैंक ऐसे ही तो चल रहे हैं। शेयर मार्केट में सबके शेयर हैं, एसबीआई का लेना है ले लो, पीएनबी का लेना है ले लो, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, सबके शेयर हैं। खरीदो, इनके पास पैसा पहुंचेगा, धंधा ही उस पैसों से करते हैं जो आप देते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। सर मेरी चर्चा का विषय क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया, क्लियर कर दिया। 11th क्लास में क्या पूछा जाएगा मैंने बता दिया। बाबू मेरे पास फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाए थे, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बाबू जब 12th क्लास में आएंगे तो मैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की भी बात करूंगा, पर ये बात होती है इको में, 12th क्लास में, बिजनेस में नहीं है बात। ठीक है जी, आओ मेरे बच्चों चर्चा को शुरू करते हैं। बेटा चर्चा करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बस चर्चा को शुरू करते ही एक बात बता दो, कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है? याद आ गया होगा। कमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है? इंटरेस्ट। मानते हो सब? पिछली बार भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, इधर देखना। सर आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया विद कमर्शियल बैंक, 1 करोड़ रुपए जमा करे, सामने देखो सब। आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया विद कमर्शियल बैंक, मैं कमर्शियल बैंक को 1 करोड़ आप मुझे दे दें। सर कमर्शियल बैंक आपको पूरे साल का ब्याज देगा 3%। 3%। सर यही पैसा जो आपने मुझे डिपॉजिट के तौर पर दिया है, कमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को ही। कितने परसेंट पे? 10%, 11%, 12%, जैसा गाल वैसा थप्पड़, जैसा ग्राहक तगर जाए वैसा रेट। ठीक है जी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16% तक ब्याज है, 22% तक ब्याज है कुछ लोन में बैंक्स की। अब भैया अगर मैं कहता हूं फेयर एस्टिमेट, आप सिर्फ 10% समझो, 10% पे लोन दे दिया आपका पैसा 1 करोड़ ही, भाई वहां से 10% आ रहा है हर साल और आपको 3% दिया जा रहा है। ये जो बीच का इंटरेस्ट मार्जिन है यही कमाई है कि आपके पैसों पे 3 आपको देना है और आपके पैसों से लोन दिया हुआ 10% पे 7% कमाई। सर 7% छोटी मोटी बात नहीं है किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि एक गली मोहल्ले की भी अगर आप ब्रांच देखोगे ना, 100 करोड़ के लोन है, 100 करोड़ के। यार 7% सोचो तो सही, 100 करोड़ का लोन हो तो कितना बैठता है? 7 करोड़ रुपए यार साल के। कहां से बैंक को इतनी टेंशन होती है? कई बार बच्चा जब पहली बार बैंक में एंट्री करता है तो वो सोचता है 10 कहाँ बैठा हुआ है, कोई भी 50,000 से कम पे नहीं बैठा हुआ। लगता है बच्चे को कि बैंक खर्चा कैसे निकालता होगा, 5 लाख तो यही खर्च दिए। अरे 5 लाख रुपए महीना अगर सैलरी का खर्च भी दिया तो साल का कितना है? 60 लाख। 7 करोड़ तो कमा रहा है भाई, 1 करोड़ के भी खर्चे नहीं उसके बल्ले। और ये 7 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं कमाता, और बहुत सोर्सेज है बैंक के पास। अरे भी तो मैंने बात ही नहीं करी, और किसी सोर्स की कर लेंगे। ये तो समझ में आ गया बैंक की मेन कमाई क्या है। क्या है बैंक की मेन कमाई? इंटरेस्ट। आओ जी बाबू, बैंक का पहला फंक्शन शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं पहला फंक्शन कर लें पूरा। बाबू किसी भी कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ
डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सामने देखना, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है भैया, पहला फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और बेटा ये डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है इनटू 5 फॉर्म्स, 5 तरीकों से आपसे पैसा लेता है। बाबू पहला सेविंग अकाउंट, नाम सुने हो शायद आपने, जिन्होंने चैप्टर 1 मुझसे पढ़ा है उनको तो पूरी पीएचडी होगी, सब याद आएगा। करंट अकाउंट, एफडी, आप सबकी मम्मी की बिल्कुल फेवरेट चीज, आपसे भी ज्यादा फेवरेट चीज एफडी। पूछ लेना मुझसे ज्यादा प्यार है एफडी से, आंसर मिल जाएगा आपको। बाबू फोर्थ वन इज आरडी एंड लास्ट वन इज झूठ बोल रही है। मम्मी झूठ बोलेगी अगर कहेंगे ना तुझसे करती है झूठ, ठीक है, समझ जाइयो, एफडी से ही करती है मम्मी ज्यादा प्यार। बाबू 5 तरीके से बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी की फुल फॉर्म क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी की कुछ याद है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, और बेटा एमओडीएस, इसकी फुल फॉर्म याद है नहीं बट अरे मैंने पढ़ाई थी यार, क्या बात कर, अच्छा वो बात है। बाबू एमओडीएस की फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। चलो देखा बाबू, एक काम करो नहीं छेड़ो इसको, आज इको में ज्यादा बढ़ा देंगे, 5 मिनट रखते हैं आज के लिए, इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।